पिछले 12 साल से उस अन्याय को उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आमतौर पे लोग सोचते ही नहीं है कि होता है। पुरुषों के ऊपर अन्याय महिलाओं द्वारा। बल्कि ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ आदमी करे, महिलाएं भी वायलेंट हो सकती हैं, कानूनों का दुरुपयोग कर सकती हैं। गुवाहाटी का केस है जहाँ पे महिला ने अपने पति और अपनी सास के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनको जगह जगह पे फेंक दिया। ऐसा केस है गाज़ियाबाद का जहाँ पे सर धड़ से अलग कर दिया और उसको कहीं पे अलग फेंक दिया। 306 केसेस में महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैं गवर्नमेंट साइड से बोलूं जो कि ये देख रहा है कि आदमियों के साथ क्या गलत हो रहा है। जब इतना ब्रूटल क्राइम हो गया है कि मर्डर ही हो गया एक पति का जिस उसकी पत्नी द्वारा, तो उसके साथ घर में चार दीवारी के बीच में उसकी मौत से पहले क्या क्या हो रहा होगा कोई भी सोच सकता है। 250 केसेस ऐसे हैं जिसमें अडल्ट्री की वजह से वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए उसने अपने पति को मार दिया अपने लवर के साथ मिलके। बात वही है कि सहमति से संबंध बनते हैं लेकिन उसके बाद रेप का केस लगाने की धमकी दी जाती है और उसकी एवज में लाखों करोड़ों रुपए जो है लिए जाते हैं। पत्नी का परिवार भी पति के बनाए हुए घर में रह रहा था, लेकिन ये महिला जो है जिम में जाती हैं, वहाँ पे जिम ट्रेनर से इनको प्यार हो जाता है। पहले ये अपने पति का एक्सीडेंट करवाती हैं और एक्सीडेंट में जब पति की मौत नहीं होती है तो जिस इंसान से एक्सीडेंट करवाया था उसी से इनको पॉइंट ब्लैंक शूट करवाती हैं। तो मेरे ऊपर एक राजस्थान में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एक पंजाब में महिला ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एक चंडीगढ़ में दर्ज कराने की कोशिश की, एक जबलपुर मध्य प्रदेश में दर्ज कराने की कोशिश की। तो एक डिफेमेशन का भी केस है जो मैं लड़ रही हूँ, तो धमकियाँ आती हैं। आज तक हमने सुना है कि पति ने पत्नी का छल किया है और उसे खुदकुशी करने के लिए प्रवृत्त किया गया है, लेकिन दिल्ली में आज एक संस्था है जो कि एकम न्याय फाउंडेशन से जानी जाती है और उसने रिसर्च रिपोर्ट जो है वो जारी किया है, हस्बैंड मर्डर बाय वाइफ एंड सुसाइड बाय मेन। ये रिपोर्ट अलग इसलिए है क्योंकि पति भी सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है और छल का शिकार भी हो सकता है। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स है, ये रिपोर्ट्स पूरे देश की है या स्टेट की है, हर स्टेट की क्या जानकारी है और किस तरह से पति जो है वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ है दीपिका नारायण भारद्वाज जी जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है और एकम न्याय फाउंडेशन ये उनकी संस्था है। दीपिका जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो पहले जानना चाहेंगे एकम न्याय फाउंडेशन ये क्या है? एकम न्याय फाउंडेशन का मतलब, एकम न्याय का मतलब है वन जस्टिस। हम एक ऐसी संस्था हैं जो पुरुषों और उनके अधिकारों के लिए काम करती है, उनके परिवारों के लिए काम करती है। आज के समय पे महिलाओं के बेनिफिट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, राइट्स के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक समाज का तबका है जो पुरुष वर्ग है, उनके अधिकारों के लिए या उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करता है, उनके अधिकारों के लिए कोई बात नहीं करता है। तो एकम न्याय फाउंडेशन जो है भारत के जो पुरुष और उनके परिवार हैं जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है उनके जस्टिस के लिए काम करता है। फर्स्ट टाइम कब आपके दिमाग में यह आया कि ऐसी संस्था भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा? राम, मैं पिछले 12 साल से महिलाओं के जो लिए कानून बने हुए हैं उनका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से पुरुषों को झूठा फंसाया जाता है, जिसकी वजह से अनेक पुरुष जो हैं आत्महत्या कर चुके हैं, इस चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना चुकी हूँ। मार्टर्स ऑफ मैरिज जो है धारा 498 के मिसयूज़ के ऊपर है। इंडिया सन्स उन लोगों की कहानी है जिनको झूठे रेप केसेस में फंसाया गया। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं इस समय पे जियो सिनेमा पे भी लोग देख सकते हैं। तो मैं पिछले 12 साल से उस अन्याय को उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ जो आमतौर पे लोग सोचते ही नहीं है कि होता है। पुरुषों के ऊपर अन्याय महिलाओं द्वारा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमने बहुत से कमिटियाँ देखी है कि जो महिलाओं के लिए, बहुत से कानून देखे हैं कि जो महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुष के साथ ऐसा होता है ये अपने आप में एक अलग जी, जैसा मैंने कहा 12 साल से मैं इस विषय के ऊपर काम कर रही हूँ और हमारी कंट्री जो है उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है इस तरह का। जाहिर सी बात है मेरी पर्सनल जर्नी जो है वो भी इस तरह के एक एक्सपीरियंस से ही शुरू हुई, बट लेकिन पिछले इतने सालों में मैंने
इतने सारे लोगों की कहानी सामने लेकर आई हूँ और समाज में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस जो है वो सिर्फ आदमी करे, महिलाएं भी वायलेंट हो सकती हैं, कानूनों का दुरुपयोग कर सकती हैं। अच्छा, तो हम अब लौटेंगे इस रिपोर्ट की तरफ। जी। इस रिपोर्ट में मतलब कि हमने तो बहुत से फ़ोटोज़ देखे हैं, लेकिन कभी एक महिला पुरुष को मारती हुई हमने देखा नहीं है कि जो इस फ़ोटो में दिखाया गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या है आपका रिसर्च? राम जी, सिर्फ ये फ़ोटो नहीं है एक, अगर आप इसके पन्ने पलटेंगे और अगर आप जब केसेस देखेंगे जो हम लोगों ने उजागर किए हैं, उसमें ऐसे केसेस हैं, एक गुवाहाटी का केस है जहाँ पे महिला ने अपने पति और अपनी सास के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनको जगह जगह पे फेंक दिया। अच्छा। ऐसा केस है गाज़ियाबाद का जहाँ पे सर धड़ से अलग कर दिया और उसको कहीं पे अलग फेंक दिया। तो ऐसे हम लोगों ने केसेस, मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं, खासकर हम लोगों ने लगभग 800 ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं 2023 के, जहां पे 306 केसेस में महिला ने अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और 517 ऐसे केसेस हैं जहां पे पुरुष ने आत्महत्या कर ली। या तो उसको प्रताड़ित करा जा रहा था, या उसकी पत्नी का अफेयर था, या फिर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था अपने सास ससुर द्वारा या अपनी पत्नी द्वारा। तो इस तरह के हम लोगों ने 823 केसेस पूरे भारतवर्ष से डॉक्यूमेंट किए हैं, ताकि समाज में जो एक ये धारणा है कि वायलेंस जो है सिर्फ पुरुष ही महिला के ऊपर कर सकता है, वो थोड़ा बदले। और ये किया क्यों हम लोगों ने? पूरे देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैं गवर्नमेंट साइड से बोलूं, जो कि ये देख रहा है कि आदमियों के साथ क्या गलत हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम लोग कुछ आंकड़े जुटाएं। जितने भी हमारे कानून हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का है, या चाहे वो क्रूअल्टी का है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सारे के सारे कानून महिलाओं के लिए हैं। तो जब कानून ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि पुरुष भी इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, ताकि हमारे को पता चले कि जब इतना ब्रूटल क्राइम हो गया है कि मर्डर ही हो गया एक पति का, उसकी पत्नी द्वारा, तो उसके साथ घर में चार दीवारी के बीच में उसकी मौत से पहले क्या क्या हो रहा होगा कोई भी सोच सकता है। तो पुरुषों के साथ जो हो रही है प्रताड़ना, उसको बाहर लाने के लिए, उजागर करने के लिए हम लोगों ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है। महिलाओं की मानसिकता के ऊपर भी मैं आने वाला हूँ और जानकर लेना चाहूँगा हमारे प्रेक्षकों के लिए। लेकिन मुझे स्टेट वाइज या फिर नेशनल वाइज कुछ फिगर है क्या, आंकड़े क्या कहते हैं इस मामले में? जी देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय आंकड़ों की बात है, वो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास आंकड़े जो हैं, खासकर क्राइम के जो आंकड़े हैं, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आते हैं, जो कि ऑथेंटिकेटेड है। जी। लेकिन क्राइम अगेंस्ट मेन का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि कानून नहीं है तो कोई आंकड़ा नहीं बनता है। लेकिन एक आंकड़ा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से है, वो ये है कि साल 2022 में, जो कि लास्ट पब्लिश डेटा है एनसीआरबी का, लगभग 1,22,000 पुरुषों ने आत्महत्या की, जिसमें से लगभग 82,000 जो पुरुष थे वो शादीशुदा थे। 1,22,000? 1,22,000 पुरुषों ने आत्महत्या करी, जिसमें से 82,000 जो थे वो शादीशुदा पुरुष थे। लगभग 5,500 पुरुषों ने, जिन्होंने आत्महत्या करी, उन्होंने मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से आत्महत्या करी, और लगभग 33,000 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आत्महत्या करी। अब क्या है, जब महिलाओं की प्रताड़ना की बात आती है तो हमारे को पता है कि उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन पुरुषों की प्रताड़ना किस किस वजह से हो रही है हमारी कंट्री में, हमारे को उसका ज्ञान नहीं है और आंकड़े भी नहीं है। तो ये जो हमारी रिपोर्ट है, उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हम लोगों ने बताए हैं कि किस वजह से सबसे ज़्यादा प्रताड़ना जो है पुरुष की आज के समय पे हो रही है। तो जो हमारे आंकड़े हैं, उसमें से लगभग 300 केसेस तो ऐसे हैं, 250 केसेस ऐसे हैं जिसमें अडल्ट्री की वजह से, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसलिए उसने अपने पति को मार दिया अपने लवर के साथ मिलके, और लगभग 47 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इस वजह से पुरुष ने जो है सुसाइड कर लिया। लगभग 250 ऐसे केसेस हैं, 235 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मानसिक
उनके साथ प्रताड़ना हुई, मेंटल क्रूअल्टी हुई। महिला चाहे तो उनको बिना किसी कारण छोड़ के चली गई, उनको अपने बच्चों से दूर कर दिया, उनको ज़बरदस्ती की कि वो अपने माता पिता को छोड़ दें, या उनको फिनेंशियली अब्यूज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से उनकी आत्महत्या हुई। तो ये जितने भी रीज़न्स हैं और कॉजेज़ हैं वो हम लोगों ने इस रिपोर्ट में दर्शाए हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस राम हैं वो हैं उत्तर प्रदेश से। अच्छा जी, सुसाइड के जो केसेस हैं वो 145 केसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, ओके। और मर्डर के जो केसेस हैं वो 54 हैं। उसके बाद जो टॉप स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये जो रिपोर्ट है ये हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स में छोटे आर्टिकल्स, कहीं पे किसी की आत्महत्या हो गई, कहीं पे मर्डर हो गया, उन छोटी रिपोर्ट्स को निकाल के हम लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है। तो ये सेकेंडरी रिसर्च है जो मीडिया में पब्लिश हम लोगों ने आर्टिकल्स देखे, उनको गैदर किया, 800 ऐसे केसेस गैदर किए। तो क्योंकि हमारा थोड़ा सा लैंग्वेज का चैलेंज है, हिंदी, इंग्लिश ज़्यादातर केसेस हम लोग डॉक्यूमेंट कर पाए, गुजराती के भी हम लोग देख पाए, महाराष्ट्र के भी हम देख पाए, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जो पुरुषों के साथ ये क्राइम होते हैं तो कवरेज नहीं करता है। अच्छा। महिलाओं के साथ जब होते हैं इस तरह के क्राइम्स तो आपको दिखेंगे मीडिया की न्यूज़पेपर्स bias। में। बिल्कुल मीडिया की बायस है इसमें। अच्छा। तो हम जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ओके। वो वहाँ के क्राइम रिपोर्टर्स इस तरह के क्राइम्स को यूजुअली डॉक्यूमेंट करते हैं, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। तो लेकिन वो क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर्स में छपता है और डिजिटली नहीं आता है, तो वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो 823 जो आंकड़ा है वो एक बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन जो एक्चुअल इंसिडेंट्स हैं वो अच्छा। कहीं ज़्यादा होंगे। मुझे- इसको लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता है। मेट्रो सिटी के बारे में पूछना था। जी। मुंबई जैसे मेट्रो सिटी है, जी। तो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का आपके पास कुछ डेटा है क्या? जी, महाराष्ट्र में सुसाइड के 31 केसेस हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किए और 23 केसेस मर्डर के डॉक्यूमेंट किए। लेकिन मर्डर के खासकर ऐसे भी केसेस थे महाराष्ट्र से जो आए जो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे, और जहाँ पे ज़िंदा जला दिया गया लवर के साथ मिलके, वाइफ द्वारा। और सुसाइड के भी केसेस हैं जहाँ पे आपको मैं अभी रिसेंट ही बिल्कुल अभी बताऊँ तो बॉम्बे में 2 सुसाइड हुए हैं। एक संदीप पासवान है जिसने 20 मिनट का सुसाइड वीडियो छोड़ा है, क्योंकि एक महिला उनके ऊपर झूठा स्टॉकिंग का केस लगा के, जिस महिला के साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, उस महिला ने उनसे 12.5 लाख रुपए ले लिए थे और वापस नहीं करना चाहती थी, एंगेजमेंट तोड़ दी, और उसके बाद उनके ऊपर झूठा स्टॉकिंग का केस लगा दिया। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली और वो 20 मिनट का सुसाइड वीडियो छोड़ कर गए हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं एक और मुलुंड में, मुंबई में एक 67 साल के बुज़ुर्ग ने आत्महत्या कर ली रेलवे ट्रैक के ऊपर कट के, क्योंकि एक उन्हीं के सोसाइटी में रहती हुई महिला सिर्फ पार्किंग के इशू के ऊपर उनको झूठे रेप के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे झूठे केसेस में फंस के पुरुष जो हैं अपनी जान ले रहे हैं। हनी ट्रैप का क्या है रेशो? हनी ट्रैप का अभी मैंने केस किया था पिछले ही महीने, मुंबई में 6 लोगों को अरेस्ट करवाया है, और 2 क्लब्स भी बंद हो चुके हैं मुंबई में। मैंने जो स्कैम एक्सपोज किया उसके बाद एक रेड रूम था और एक गॉडफादर क्लब है, और इसको जो स्कैम को चला रहे थे उनकी टीम के 6 लोग इस गिरफ्तार हैं इस समय पे, पुलिस जेल में हैं वो लोग। मुंबई ही नहीं, सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस समय पे स्कैम जो है, डेटिंग स्कैम जो है या सेक्सटॉर्शन जो है, बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे है। कैसे चलता था ये? राम, ये क्या करते हैं ये स्कैमस्टर्स जो हैं, ये कुछ 15-20 लड़कियां जो हैं उनको एंगेज करते हैं, उनको एक ल्यूक्रेटिव सैलरी देने का या पैसा देने का उनको लोभ देते हैं। पूरी एक टीम बिठाई जाती है, डेटिंग ऐप से लड़कों को बुलाया जाता है मिलने के लिए। एक स्पेसिफिक कैफ़े में ये लड़की लेके जाती है, जैसे रेड रूम में जो है लेकर गई वो, और वहाँ पे बैठ के जो है ये लड़की लगभग 8, 10, 15, 20, 25, 30 पैग ये दिखाएगी कि वो लिकर या अल्कोहल ले रही है, और लड़का बेचारा अगर ऑब्जेक्ट भी करेगा तो वो बहाना बनाएगी कि मेरा बर्थडे है या ये है वो है। तो बैठे बैठे 1 घंटे में लगभग कहीं से भी लेके 25,000 से लेके 65,000 तक के भी बिल हुए हैं, 1,20,000 तक के भी बिल हुए हैं। तो ये जो सारा का सारा बिल है, वो लड़की 1 घंटे के बाद इतना बिल बिठा के और फिर वहाँ से चंपत हो जाती है, ये बोलते हुए कि उसको घर से कॉल आ रही है, और सारा का सारा जो बिल है लड़के को पे करना पड़ता है। तो हमारे पास लगभग 25 ऐसे विक्टिम्स आए
इन दोनों क्लब्स के, जिन्होंने हमारे को बताया कि उनके साथ बिल्कुल सेम ही पैटर्न में स्कैम हुआ है। अच्छा, तो ऐसे- फिर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद अरेस्ट हुआ। अच्छा, ऐसे मामलों में जो वीवीआईपी है या फिर सेलिब्रिटी है वो सामने तो नहीं आना चाहेंगे। जी। ऐसे केसेस भी है कि वीवीआईपी है या फिर सेलिब्रिटी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बहुत पहुँचे हुए लोग जो हैं वो भी फंसे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि प्राइवेसी होती है सबकी, तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो किस तरह से जिनको फंसा है, हम- कोई एग्जांपल नाम? जी, नाम तो ऑब्वियस सी बात है नहीं जाहिर कर सकती, लेकिन बात वही है कि सहमति से संबंध बनते हैं, लेकिन उसके बाद रेप का केस लगाने की धमकी दी जाती है और उसकी एवज में लाखों करोड़ों रुपए जो है लिए जाते हैं। एक मैंने केस किया था महाराष्ट्र और गोवा में, वो पूरा महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात का वो एक नेटवर्क था पूरा का पूरा। लगभग 3-4 महिलाएं हैं जो आला अधिकारियों को फंसाती हैं, उनके साथ सहमति से संबंध बनाती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी वीडियोस या फ़ोटोज़ हम रिलीज़ कर देंगे। इसमें अधिकारी भी शामिल थे महाराष्ट्र के या फिर बाकी स्टेट के भी? नहीं, इस वाले केस में कोई अधिकारी इन द सेंस अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व हो तो मुझे नहीं पता, ये महिलाएं ही गैंग चला रही थी। बट गुड़गांव में जहाँ पे मेरा ये एनजीओ एकम न्याय फाउंडेशन है, वहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल एक गैंग को पकड़वाया था। उसमें एक महिला पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व थी जो आज के समय पे जेल में है। वो सब इंस्पेक्टर थी अच्छा। पुलिस थाने में, और उन्होंने 3 लड़कों से अलग अलग जो है पैसे मांगे, पैसे की उगाही करी। ओके। और इनमें से ये जो 2 लड़के हैं वो मेरे पास मदद मांगने आए और उसके बाद मैंने गुड़गांव पुलिस को अप्रोच किया कि इस तरह से ये हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद उस लड़की को और उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा गया। दीपिका जी, क्या सोल्यूशन है इसके ऊपर? कानून आपको पता है, कानून का आपने भी स्टडी किया है, जी, तो सोल्यूशन क्या है? देखिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई एक सोल्यूशन नहीं है। सबसे बड़े जो रिक्वेस्ट है या जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समय पे, जो कि हम लोगों ने इस रिपोर्ट में भी कहा है, वो है कि कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोई ना कोई एक जैसे महिलाओं के लिए विमेंस कमीशन है, स्टेट विमेन कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है। आप कहीं पे भी देखेंगे, कोई भी मीडिया में रिपोर्ट आती है कि कहीं पे लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी या गलत उसके साथ हो गया है, तो ये कमीशंस जो हैं कॉग्निजेंस लेते हैं। कानून भी महिलाओं के लिए हैं। पुरुषों के लिए आज एक ऐसी स्थिति हो गई है कि उनको यही नहीं पता कि वो जाए कहाँ मदद की मांगने के लिए, गुहार लगाने के लिए। ऐसे अनगिनत पुरुष हमारे पास आ चुके हैं जिनके साथ गलत किया है किसी महिला ने, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस उनको बोलती है कि आपके पास कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर कल को महिला आ गई तो आपके ऊपर हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे और आपको जेल में भी डालेंगे। ओके। तो एक नेशनल लेवल पे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल फाइल हुई थी मेंस कमीशन के लिए, वो रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि क्या आप फ्यूचर में जो सुसाइड होंगे आदमियों के लिए, उसके लिए उनके लिए कोई रिकॉर्स मांग रहे हैं। तो रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि फ्यूचर में सुसाइड नहीं होंगे, आज ही हो रहे हैं और हर रोज़ हो रहे हैं। तो एक बॉडी बननी चाहिए जहाँ पे पुरुष जो हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पे अपनी गुहार लगा सकें और देखा जाए कि इस केस में पुरुष के साथ प्रताड़ना हुई है तो उसको भी न्याय मिले। तो एक नेशनल लेवल पे ज़रूर है कॉग्निजेंस लेने की कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं आज के समय पे जिनका मर्डर भी हो रहा है, जिनको आत्महत्या के लिए उकसाया भी जा रहा है, जिनको झूठा फंसाया भी जा रहा है। हर रोज़ जजमेंट्स आ रही हैं कि झूठे केसेस जो है फाइल हो रहे हैं या उगाही के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक नेशनल लेवल पे इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेने की ज़रूरत है। और एक मेंस कमीशन अगर इस इतने बड़े देश में हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई भी गलती है। इतने सारे कमीशंस हैं, तो एक अगर मेंस कमीशन भी बन जाएगा तो मुझे दिक्कत नहीं लेवल होती। से भी प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट लेवल से भी प्रयास होना चाहिए और इनफैक्ट हो सकता है कि कोई स्टेट में पहले ऐसी शुरुआत हो जाए, तो आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई कॉग्निजेंस ले कोई इंसान, कोई हमारा लॉ मेकर, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार आपकी हूँ। फाइंडिंग्स और क्या है इम्पोर्टेंट? इस रिपोर्ट में तो हस्बैंड मर्डर, जिन पतियों का उनकी पत्नियों ने मर्डर कर दिया, सबसे ज़्यादा जो कारण रहे वो अडल्ट्री रहा और सुसाइड्स का ही है आंकड़ा। तो ये हम लोग साल में एक बार रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं और पिछले साल से हम लोगों ने
हालांकि हम लोग 3-4 साल से इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होती नहीं है हमारी कंट्री में। और ये भी हम लोगों ने इसमें बताया है कि देश, पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे जेंडर न्यूट्रल हैं कानून। वहाँ पे चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, फाइनेंशियल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, वहाँ पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। महिलाओं की भी सुनवाई होती है और अगर पुरुष के साथ गलत हुआ है तो उनकी भी सुनवाई होती है। तो ये रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि कैसे भारत जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है इस मामले में। जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है हमारे, और बहुत ज़रूरत है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि हमारे कानूनों में भी बदलाव आना चाहिए। वही इस रिपोर्ट में है। अच्छा, मैं मानसिकता के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। एक महिला उसकी तरफ बहन माता की तरह हम देखते हैं, जी। वात्सल्य जो होता है उसमें होता है, तो जो क्रूरता पुरुष करता है वही महिला करती है, या फिर उससे आगे जाकर आपने जो केसेस इसमें दिए हैं वो उससे आगे भी जाकर टुकड़े टुकड़े करना, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? या फिर बैकग्राउंड कुछ होता है क्या, हिस्ट्री कुछ होती है क्या, फैमिली से कुछ होता है क्या, स्कूल से शुरुआत होती है क्या, कहाँ से ये शुरुआत होती है? नहीं राम, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इस सवाल का जवाब दूंगी। अभी पानीपत से एक केस था पिछले महीने, मैंने जो काफ़ी उजागर किया, और वो ऐसा केस था जहाँ पे एक महिला शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे थे, और उनके पति ने ना ही सिर्फ उनको पूरी सुख समृद्धि से रखा हुआ था, बल्कि उनके परिवार के लिए भी उनके पति ने घर बना के दिया हुआ था। पत्नी का परिवार भी पति के बनाए हुए घर में रह रहा था, लेकिन ये महिला जो है जिम में जाती हैं, वहाँ पे जिम ट्रेनर से इनको प्यार हो जाता है। पहले ये अपने पति का एक्सीडेंट करवाती हैं, और एक्सीडेंट में जब पति की मौत नहीं होती है तो जिस इंसान से एक्सीडेंट करवाया था उसी से इनको पॉइंट ब्लैंक शूट करवाती हैं। तो मैं ये जो पति था जिसकी हत्या की गई, उनके भाई से मैं जब बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे अभी हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि जो आला अधिकारी थे पुलिस में, उनसे जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ऐसी महिला नहीं देखी जो इतनी डिटरमिन्ड थी अपने पति को रास्ते से सफाया करने के लिए। तो बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स हैं। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे महिला ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थी शादी से पहले, 10 दिन में ही उसने अपने पति का मर्डर करवा दिया अपने लवर के साथ। तो एक इतना इनसेंसिटिव, इतना इनह्यूमन हो जाना, एक ऐसे इंसान को मरवाना जिसकी कोई गलती ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितने पुरुष इनसेंसिटिव होते हैं उतनी ही महिलाएं भी इनसेंसिटिव हो सकती हैं। स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क है बायोलॉजिकली, बट मेंटली क्राइम माइंड से ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना मेंसरी और एक्टिसरी। तो समाज का देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा क्या? और दूसरी बात जो है, आप ये बहुत सालों से काम कर रहे हो, तो कभी धमकियाँ आई या फिर कुछ हुआ कैसे? मेरे ऊपर एक राजस्थान में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एक पंजाब में महिला ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, एक चंडीगढ़ में दर्ज कराने की कोशिश की, एक जबलपुर मध्य प्रदेश में दर्ज कराने की कोशिश की। तो एक डिफेमेशन का भी केस है जो मैं लड़ रही हूँ, तो धमकियाँ आती हैं। अभी जो मुंबई में मैंने स्कैम बस्ट किया है और जो अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों से जान की धमकी भी आई। और लेकिन ये है कि आप जब सही काम कर रहे हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है राम। आप तो निर्दोष जो पुरुष है उनको बचाने की आप कोशिश कर रहे हो। नवरात्र आ रही है और ये भी एक नारी शक्ति का रूप हमें दिखाई दे रहा है दीपिका नारायण जी की तरफ से, और जो फाइंडिंग्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मेन कमीशन या फिर पुरुषों के लिए एक अलग सा आयोग बनाने की पहल करनी चाहिए। यही बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स है। रामराज शिंदे, NDTV, दिल्ली।